टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स ग्रुप, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी। मुकेश जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। और आपका स्वागत कुछ ज्यादा अच्छे से करना चाहूंगा क्योंकि बहुत लंबे समय बाद फिर से आप टैक्स गुरु में जुड़ रहे हैं। और दर्शकों को बता दूं कि मुकेश पटेल साहब कई सारे टिप्स लेकर आए हैं आपके लिए, जिसलिए आपको इस शो अगले आधे घंटे तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस शो में हम आपको बताएंगे कि क्या एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रेडिंग से बचा सकते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। इनकम टैक्स के नियमों का रखें ख्याल, वरना आप चुकानी पड़ सकती है 5 गुना ज्यादा पेनल्टी। और आपके दिए हुए पैसे से अगर आपकी पत्नी को मिल रहा है कैपिटल गेन्स तो कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो निवेशक के लिए जो इन दिनों डीमैट अकाउंट खुलवाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिला है कि एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट लोग खुलवा रहे हैं। तो ये एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद कई सारे सवाल उठते हैं। इन सारे सवालों का जवाब लेंगे मुकेश पटेल साहब से। मुकेश जी, सबसे पहला सवाल तो यही मेरे मन में उठा कि एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलवाना क्या सही है, लीगल होता है ये? लक्ष्मण जी, आपका पहला सवाल बिल्कुल सही है कि निवेशक अपने नाम से अपने पैन में एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोल सकता है या नहीं। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि सेबी ने जो गाइडलाइंस डीमैट अकाउंट्स के लिए रखी है उसमें ऐसा कोई निषेध या पाबंदी नहीं लगाई गई है कि एक इन्वेस्टर एक ही डीमैट अकाउंट अपने पैन के साथ लिंक करके खोल सकता है। हालांकि हर एक डीमैट अकाउंट के साथ उसका सही पैन तो लिंक होना चाहिए। इसमें एक नियम छोटा सा इतना ख्याल में रखने वाली बात है कि कोई भी एक डिपॉजिटरी में आप एक से ज़्यादा डीमैट नहीं रख सकते हैं। पर मान लीजिए आप अलग अलग डीपीज में अपने एक से ज़्यादा माना 2, 5 कितने भी नंबर के डीमैट अकाउंट्स रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है लक्ष्मण जी। तो इसमें एक सवाल यह है कि आखिर हम एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट रखें क्यों, और क्या इससे कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या कुछ बचत हो पाती है क्या? अब आप सही मुद्दे पे आए। कोई भी निवेशक होगा, कोई भी स्मार्ट टैक्स पेयर होगा, वो बिना कारण तो कोई, क्योंकि एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स माना थोड़ा खर्च भी उसका ज़्यादा होगा, उसके पीछे आपको समय और अपनी शक्ति भी लगानी रहेगी। पर स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग के लिए एक से ज़्यादा अगर आपके डीमैट के अकाउंट्स हो वो बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। और इसके लिए मैं एक आपको छोटा सा दृष्टांत दूंगा। अब होता क्या है कि जो सीबीडीटी का सर्कुलर भी इस पर है और आमतौर से जो प्रैक्टिस है हम जानते हैं कि हमारा कोई भी जो डीमैट अकाउंट में जो भी कोई स्क्रिप्ट होती है उसमें से जब हम शेयर बेचते हैं, पहले के ज़माने में जब पेपर स्क्रिप्ट होती थी तब तो जो स्क्रिप्ट को उठा के मैं बेचूं आगे की या पीछे की तो उसी स्क्रिप्ट का कैपिटल गेन लगता था। लेकिन अब जो है इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड से चलता है। मान लीजिए मेरा 2018 के पहले के कोई शेयर्स हैं तो ग्रैंडफादरिंग की प्राइस वाली वो स्क्रिप्ट पड़ी है। अब उसी स्क्रिप्ट में मान लीजिए मैं शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग भी करना चाहता हूं, मैं मेरी स्क्रिप्ट वही लॉन्ग टर्म में भी रखना चाहता हूं, तो ऐसे केस में इन्वेस्टर विल बी वेल एडवाइज कि वो अपने 2 अलग अकाउंट्स रखें। क्योंकि जब उसको कोई लॉन्ग टर्म का ट्रांजैक्शन करना है तो वो अकाउंट में से वो शेयर्स उठाएं, और जब वो उसको शॉर्ट टर्म का कुछ चाहिए तो वो ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए अपना दूसरा अकाउंट जो है, क्योंकि फीफो मेथड से आप अपने पुराने अकाउंट में से नए खरीदे हुए शेयर जब तक पुराने क्लियर नहीं होते हैं उसको डील विथ नहीं कर सकते। इसलिए ये पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आप काफी उपयोगी टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं।
तो इसमें सिर्फ टैक्स सेविंग ही नहीं करना बल्कि टैक्स का कैलकुलेशन करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आप 2 डीमेट अकाउंट रखते हैं और एक में लॉन्ग टर्म के लिए एक में शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जैसा कि कहा मुकेश पटेल जी ने कि अलग अलग डीपी के पास आपको अपना ये अकाउंट रखना पड़ेगा और जितना ज़रूरी हो उतना ही रखिए, ज़्यादा खोलने से कोई फायदा नहीं क्योंकि आपको हर साल कुछ न कुछ चार्ज भी देना ही पड़ता होगा उस पर। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं आदित्य कुमार जी। आदित्य जी नमस्कार। बताएं क्या सवाल है आपके पास? Thank you very much for taking my call. जी। So I have one question. So actually मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची है about 1 करोड़ की। ठीक है। और मुझे एक सवाल पूछना था कि क्या मैं वो पैसे अपने पेरेंट्स या इन लॉज के नाम ट्रांसफर कर सकता हूँ? Will there be any tax liability और कैसे हैंडल करना है उसको? जी। तो सवाल ये है कि क्या मैं अपने पेरेंट्स मुकेश पटेल जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इनका सवाल बहुत ही रोचक है। अब स्वाभाविक है कि उनको ये कैपिटल गेन जो हो रहा है आदित्य जी, उस पर जो टैक्स बनेगा वो तो आप चुकाएंगे। अब टैक्स चुकाने के बाद जो मूड़ी आपके पास जो कैपिटल रहती है, मैं समझ सकता हूं कि आप अपने नाम से उसको निवेश करते हैं, तो जो भी इनकम होती है इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह की, उस पर वो इन्वेस्टमेंट इनकम पर आपको टैक्स भरना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स इन लॉज उनके नाम पे आप ये 2 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। एक तो अगर आप चाहें कि उनको हमेशा के लिए आपको दे देना चाहते हैं तो आप गिफ्ट कर दीजिए, या तो आप उनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे सकते हैं। और इस केस में होगा ये कि जो इनकम होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनके नाम से होगा, इनकम उनकी होगी, उस पर टैक्स भी उनको लगेगा। अब वो सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वगैरह का जो स्पेशल एडवांटेजेस भी हैं वो उनको मिलेंगे, और उनको लोअर ब्रैकेट्स में टैक्स भरना होगा। और इसमें क्लबिंग की कोई झंझट नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स या पेरेंट इन लॉज में सेक्शन 64 की क्लबिंग के प्रावधान नहीं लगते। चलिए उम्मीद करते हैं आदित्य जी कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। बहुत ही रोचक सवाल था और अच्छी बात है कि अपने पेरेंट्स को ये पैसा देना चाहते हैं, और जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि इसमें क्लबिंग के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अगले कॉलर हैं, चलते हैं लखनऊ, जहां से निशांत त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। निशांत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर मेरा सवाल लेने के लिए। सर मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने एक लैंड परचेज की थी 2015 में, और वो उसको मैं सेल आउट करना चाहता हूँ, और मीनवाइल मैंने एक फ्लैट में लोन ले रखा है। अच्छा। तो मैं सेल आउट करने के बाद फिर जो हमें अमाउंट मिलेगा उसको मैं अपने लोन को अगर सेटल कर देता हूँ फ्लैट में, तो मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मुझे मिलेगा, जो 2 साल का क्लॉज है। ये मेरी क्वेरी थी। ठीक है लक्ष्मण जी, इनका भी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है, हालांकि मैं उनसे ये बताना चाहूँगा कि आपको सेक्शन 54F के दायरे में अगर आप सही टाइम फ्रेम में प्लानिंग करते हैं तो इसका फ़ायदा मेरे विचार से आप ज़रूर ले सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा इसका लॉजिक। देखिए, आपकी प्रॉपर्टी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो जाती थी, 54F का समय बीत जाता था, और आप अपनी लैंड का जो पैसा है उसमें निवेश करना चाहते थे वो सिमिलर अमाउंट, तो वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन आपने अभी लोन ली, उसमें से घर बांधना चालू किया, अभी इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। मैं मानता हूँ कि ये जो आपने अभी ज़मीन बेची है, वो ज़मीन अगर ये आपने जो घर में निवेश किया है उसके 54F के टाइम फ्रेम के अंदर बैठता है, तो आप उसको ज़रूर ये कह सकते हैं कि इसका कंसिडरेशन मैंने मेरा ये घर निवेश करने के लिए किया है। हालांकि आपने ऑलरेडी लोन ले ली है, पर CBDT का एक पुराना सर्कुलर भी है हाउस प्रॉपर्टी के लिए कि जब आप एक लोन चुकाने के लिए दूसरी लोन लेते हैं तो वो दूसरी लोन का ब्याज भी आपको मिलता है। उसी लॉजिक पर अगर पैसा आपने निवेश किया है पहले लोन से और फिर वो लोन चुकाने के लिए आप अपना LTCG का उपयोग करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन क्लेमिंग दिस एग्जम्पशन।
चलिए, तो इसका फायदा उठाइए और जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि इस तय समय सीमा के भीतर ही आपको इसका फायदा मिल सकेगा, जिसका आपको ख्याल रखना होगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे इनकम टैक्स का नियमों का रखें ख्याल, वरना अब चुकानी पड़ सकती है 5 गुना ज्यादा पेनल्टी। आखिर क्यों, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Phone for Communications India Limited launches its IPO on BSE SME platform with issue price of ₹10 per equity share. IPO opens on 25th April and closes on 27th April. IPO lead managed by Finshore Management Services Limited. Rankar, an exquisite jewelry collection inspired by Ran of Kutch, जिसके कण कण में है कारीगरी। Reliance Jewels. MCX Gold Mini Options Contracts अब live। हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। गर्मी को करो सिम्फनी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। एग्जाम्स हो या इन्वेस्टमेंट्स, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जब इनकी समझ हो पूरी हो। इसलिए दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट क्लास क्रिप्टो में निवेश के पहले भी उसकी पूरी जानकारी होना है बेहद जरूरी, जो आपको मिलेगी एक्सपर्ट्स से इस खास सीरीज में। ज़ेपे एंड CNBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ, presented by Zeppay. Hikaru तूफानी बारिश। क्रैक जीरो मतलब नेरोलैक हीरो। ये सिर्फ पेंट नहीं, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस है। नेरोलैक एक्सेल माइका मार्बल स्ट्रेच एंड शील्ड, इसकी 2 गुना स्ट्रेच रखी वॉल्स को क्रैक फ्री सालों साल। Tama pina ay crack only. आई एम योर गाइड। Which language are you comfortable in? English, German, Spanish, Korean, Thai, Hindi, Urdu, Punjabi, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, कन्नड़। तो जीनियस हो जीनियस। अच्छा, शेयर कौन सा? शेयर? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा और मेरे जैसे वेल्थ मैनेजर्स की सर्विसेज। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। डैड, इसके बिजली का बिल हर महीने सिर्फ ₹1 पर स्क्वायर फीट। दैट्स कूल। वेंटी कूल। Campus Activewear Limited, India's largest and fastest growing sports and athleisure footwear brand, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of ₹278 to ₹292 per equity share. Offer opens on Tuesday, April 26, 2022. Offer closes on Thursday, April 28, 2022. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus dated April 18, 2022, which is available on the websites of SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से। मुकेश जी, लोगों के कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन उन सवालों से पहले मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को थोड़ा सा आगाह कर देना जरूरी है, क्योंकि अब सरकार ने इनकम टैक्स के कुछ नियमों में इस तरह से फेरबदल किए हैं। अगर आप कंप्लायंस का पालन नहीं करते हैं तो पहले के मुकाबले आपको ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ सकती है। जहाँ की प्रावधान है, मैं समझ पा रहा हूँ कि कई मायनों में तो आपको 5 गुना ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अगर ये बता सकें कि आखिर कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा और जिन पर ये बढ़ी हुई पेनल्टी लागू हो सकती है। लक्ष्मण जी, इनकम टैक्स एक्ट की एक सेक्शन है 272 कैपिटल A और उसकी सब सेक्शन 2 के तहत कुछ कंप्लायंसेस लिस्टेड हैं। जैसे कि आपने अपना बिजनेस या प्रोफेशन बंद कर दिया तो उसकी इतला आपको देनी है सेक्शन 176 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को।
आपको मान लीजिए ये TDS और TCS के स्टेटमेंट्स फाइल करने होते हैं। 16A फॉर्म में सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करके आपके निवेशक इन्वेस्टर्स हैं उनको देने होते हैं। ये सब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, अब इसको हम टेक्निकल कॉम्प्लायंसेस कहेंगे, क्योंकि आपको इससे कोई किसी को मॉनिटरी नुकसान तो नहीं होता है, पर ये टेक्निकल कॉम्प्लायंसेस में अगर आप उसकी नियत टाइम फ्रेम में नहीं करते हैं तो सेक्शन 272A2 में 31 मार्च तक चूक होने पर प्रतिदिन प्रति डिफॉल्ट 100 रुपये की पेनल्टी लगती थी। अब 1 अप्रैल से इसको 5 गुना, जैसे आपने बताया, 500 रुपया कर दिया गया है। अब एक केस में मान लीजिए आपने किसी को सर्टिफिकेट देना है, आजकल तो कोई सर्टिफिकेट मांगता भी नहीं है क्योंकि वो अपने 26AS में देख लेते हैं, पर TDS डिपार्टमेंट कई बार आपके पीछे पड़ जाता है कि ये जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना था वो ये टाइम लिमिट में करना था, उनको दिखता है कि आपने अभी डाउनलोड नहीं किया है, तो वो आपको पकड़ के नोटिस भेजेंगे कि ये आपने डाउनलोड ठीक से करके इन्वेस्टर को नहीं दिया है। इसलिए हम प्रतिदिन मान लीजिए आपके 5 सर्टिफिकेट्स हो 500 रुपये के हिसाब से और 30 दिन का आपका लेट हो गया तो इसका आपको 75,000 रुपया आपको भरना पड़ेगा। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था कि काफी पेनल्टी तो काफी ज्यादा है कि मान लिया पहले आपको इस हिसाब से देखें तो सिर्फ 100 रुपये की बनती थी, अब आप करें प्रतिदिन पेनल्टी आपको जो वो 5 गुना बढ़ गई है। लेकिन एक सवाल ये है मुकेश जी, आप तो हमसे ज्यादा समझते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बारीकियों को। कई बार इनकम टैक्स पेयर्स की गलती नहीं होती है, वो डिपार्टमेंट की कुछ गलतियां होती है, तकनीकी दिक्कतें होती है, जिसके वजह से जो इनकम टैक्स पेयर्स के हाथ में नहीं होता है तब वो गलती कर बैठते हैं। तो क्या इसमें कुछ रियायत मिलेगी कि नहीं, या फिर बिल्कुल सख्ती ही रहेगी? फॉर्चुनेटली एक ऐसी भी सेक्शन है, सेक्शन 273B, उसका आप आधार ले सकते हैं। मान लीजिए यू हैव अ रीजनेबल कॉज, कोई आपकी आपत्ति आ गई थी, कोई मुश्किल आ गई थी, कोरोना था, आपके यहाँ कोई सोशल ये वो, तो आप उसको रीजनेबल कॉज के तहत आप इसमें कह सकते हैं कि आई शुड नॉट बी मेड विक्टिम ऑफ पेनल्टी। तो एक दरवाजा जरूर है, पर हम ये अपने दर्शकों को बताएंगे कि आप अलर्ट रहे ताकि आपको इसका सामना न करना पड़े, क्योंकि अदरवाइज इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। अगले कॉलर है मुंबई से, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, वो है के दुबे जी। के दुबे साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? जी मैंने वर्ष 2016 दिसंबर से वर्ष 2019 दिसंबर के बीच अपनी पत्नी के बैंक खाते में इंस्टॉलमेंट में फंड्स ट्रांसफर किए थे, वो मेरी टैक्स पेड मनी थी। ठीक है, उस फंड से मैंने 2019 दिसंबर में एक फ्लैट 50 लाख में पत्नी व पुत्र के नाम से वर्ष 2019 में परचेज किया। अब मैं अपना दूसरा फ्लैट देखना चाहता हूँ जिसमें इंडेक्सेशन के पश्चात लगभग 80 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो क्या मैं ये कैपिटल गेन अमाउंट से अपनी पत्नी से फ्लैट परचेज कर सकता हूँ, और यदि हाँ तो मेरी पत्नी को LTCG पर टैक्स देनदारी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है मुकेश जी, इसके 2 पहलू हैं सवाल के। सबसे पहले तो क्या वो अपना LTCG पर फायदा लेने के लिए, कुशन उसका एग्जम्पशन का लेने के लिए वो पत्नी से फ्लैट खरीद कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि कानून में ऐसा कोई निषेध नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से ही फ्लैट लेना है। इट कैन बी योर ओन फैमिली मेंबर ऑल्सो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल ये खड़ा होगा कि जब आपकी पत्नी ये फ्लैट बेचती है तो ये फ्लैट बेचने के लिए जो आपने उनको पैसे गिफ्ट किए थे, तो इसके कारण जो कैपिटल गेन है उसमें क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा। तो एक और आप एग्जम्पशन लेंगे, दूसरी और वो जो कैपिटल गेन पर आपको टैक्स देना होगा। तो इसके लिए भी मैं ये सुझाव दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो वो पैसे
जो पत्नी के केस में आते हैं उसको 54 EC के बॉन्ड्स में लगा दीजिए तो आपको फायदा मिलेगा। यू विल एंड अप इन पेइंग 0 टैक्स। चलिए, तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप अपने फ्रेंड को करना चाहते हैं गिफ्ट तो टैक्स के लिहाज से किन बातों का रखें ख्याल, बताएंगे छोटे से ब्रेक का। Lay Merit Exports Limited launches its IPO on NSE Emerge platform with issue price of ₹75 per equity share. IPO opens on 25th April and closes on 28th April. IPO lead managed by FedEx Securities Private Limited. माल पूरा है? हाँ सर। मम्मी चेक कर लो। पूरा है। पापा टाइम पे है। अपोलो से है सर। थैंक्स। हाँ, पापा के बीपी का इशू है, so every medicine has to be on time. हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए पाएं अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन की डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में डायरेक्ट अपोलो से। डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। Campus Activewear Limited, India's largest and fastest growing sports and athleisure footwear brand, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of ₹278 to ₹292 per equity share. Offer opens on Tuesday, April 26, 2022. Offer closes on Thursday, April 28, 2022. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus dated April 18, 2022, which is available on the websites of SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, अगला सवाल आया है मुंबई से महेश जी का, जो कि फोन लाइन पर बने हुए हैं। महेश जी, क्या सवाल आपके पास? नमस्ते लक्ष्मण जी। नमस्ते मुकेश भाई। नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि पब्लिक फिक्स डिपॉजिट कंपनी लेती है, तो अभी नया इंट्रोड्यूस सेक्शन हुआ है सेक्शन 68, उसमें बोलते हैं सोर्स ऑफ फ्रॉड जी। माने अगर मैंने लिया पैसा, इंटर पब्लिक पैसा लिया एफडी की तरह, अब उनसे मेरे को पूछना पड़ेगा कि उन्होंने पैसा कहाँ से लिया, ये है क्या क्वेरी? ये रूल है क्या अभी? ठीक, मुकेश जी। अभी सेक्शन 68 का ये जो नया प्रावधान है वो काफ़ी टाइट है और इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ सोर्स पूछ सकते हैं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो गया है। तो मनोज जी, आपको बहुत ख्याल रख के जब भी आप कोई डिपॉजिट लेते हैं तो आप स्वीकारेंगे उसको। चलिए, अगला सवाल लेते हैं राजकोट से। हिमांशु जी फोन लाइन पर है। हिमांशु जी, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा सवाल गिफ्ट के ऊपर है। नमस्ते। नमस्ते मुकेश सर। सर, मेरा सवाल गिफ्ट के ऊपर है। हम जी बोलिए। फ्रेंड्स का एक ग्रुप है सर, और उसमें एक हमारे दोस्त का 60वां जन्मदिन है और हम उसको सब मिलके एक एप्पल आईफोन गिफ्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम सब इकट्ठा करके पैसा हमारे दोस्त को दे दे और वो आईफोन ले ले अपने नाम पे, या हम सब आईफोन ले लें और हमारे दोस्त को गिफ्ट कर दें। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा टैक्स के लिहाज से? बिल्कुल, 2 रास्ते हैं। एक रास्ते से जाएंगे टोल टैक्स भरना पड़ेगा, दूसरे रास्ते से आप फ्री चले जाएंगे। अगर आप अपने दोस्त को पैसे देते हैं 1,20,000 रुपया, तो उसको ये इनकम मान के उस पर टैक्स भरना होगा। पर अगर आप आपके दोस्त को आईफोन खरीद के देते हैं तो ये स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ गिफ्ट्स के अंदर शामिल नहीं है। इसलिए आईफोन की गिफ्ट ये 1,20,000 हो या 5 लाख का भी आईफोन कल मॉडल निकले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अच्छा रहेगा सीधा आप आईफोन ही गिफ्ट कर दीजिए, पैसे देने के चक्कर में क्यों रहेंगे। चलते हैं चेन्नई, जहां से जी रामचंद्र राजू जी फोन लाइन पे बने हुए हैं। रामचंद्र साहब, बताएं क्या सवाल आपके पास? गुड आफ्टरनून जी। I have a unit-linked insurance policy. The life insurance cover is 15 lakhs, and the policy date is 30th January 2006.
and the annual premium amount is 3 lakhs. I paid 3 premiums and thereafter I'm on a premium holiday. ठीक है. So, what would be the capital gains? Is it exempted for this policy because it is a gold policy and life cover is 5 times the annual premium? ठीक है. Under section 1010D, is it exempted? पूछना चाहते हैं कि सेक्शन 1010D के तहत एग्जेम्प्टेड है क्या इनका कैपिटल गेंस? मुकेश पटेल जी. अब लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी का सवाल है और लक्ष्मण जी का साम्राज्य है, तो बेचारे टैक्स क्यों भरें? हम उनको 1010D के तहत टैक्स न भरना पड़े ऐसा सीधा रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि 2003 से 2012 तक जो नियम था उसके हिसाब से अगर 15 लाख की पॉलिसी में 20% से ज्यादा आपका एनुअल प्रीमियम नहीं है, जो उनके केस में वो रूल फुलफिल होता है, 3 लाख से ज्यादा प्रीमियम नहीं है, इसलिए मैच्योरिटी की पूरी अमाउंट उनको एग्जम्प्ट मिलेगी, ये उनको फायदा रहेगा. बिल्कुल, आप खुश हो जाइए रामचंद्र राजू जी, आपको कैपिटल गेंस चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल आपको इसको सेक्शन 1010D के तहत इसकी छूट मिलेगी. मुकेश पटेल साहब, सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे और आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमें tax@moneycontrol.com पर लिख भेजिए. फिलहाल के लिए नमस्कार. देखते रहिए CNBC आवाज.